बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ मकसूद भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा प्रोग्राम कोरोना वायरस के पेशेंट्स, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी और उसकी कॉम्प्लिकेशंस अगर वो प्रॉपर्ली ना दी जाए तो वो क्या हो सकती हैं। सबसे पहले मैं बहुत मशहूर हूँ, बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ डॉक्टर उमर कलीम का। ही इज़ वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एमरजेंसी मेडिसिन और इनकी खिदमात हमसे भूली नहीं हुई है और अल्लाह ताला इनको मज़ीद इसी खिदमात अंजाम देने की तौफीक दे। बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर आए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर उमर कलीम जी, बहुत शुक्रिया आसिफ भी आपने इनवाइट किया। थैंक यू। और सेकंड हमारे पास ऑल द वे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम हेलिंगटन हॉस्पिटल लंदन से डॉक्टर अरशद जमील हमारे साथ हैं। ही इज़ SPR एक्यूट मेडिसिन और इनकी भी खिदमात जो है वो कोविड-19 यूके जो रेजिडेंट्स हैं, जो यूके की हेल्थ केयर मैनेजमेंट है उसके अंदर नुमाया किरदार अदा करें। सर उमर कलीम आपसे स्टार्ट लेंगे। थोड़ा सा बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर आपको जैसे कि पता है कि हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं एंड जो यंग PGs हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स हैं, बहुत अर्ली स्टेज के अंदर हेल्थ केयर सेटअप में आ जाते हैं और फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग इनकी हो रही होती है। लेकिन जब एपिडेमिक का सिलसिला स्टार्ट होता है तो सीनियर्स को जूनियर्स को ट्रेन करने का वो टाइम नहीं मिलता या वो मौका नहीं मिलता जो एक नॉर्मल रूटीन में मिलता है। तो इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही डेंगू की आपको पता है कि एपिडेमिक्स हो रही हैं और उसके लिए ऑब्वियसली हमारा एक 7-8 साल से हम लोगों को ट्रेन करते आ रहे हैं। ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हमारे पास डिजीज़ आ गई है जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम क्या शायद पूरी दुनिया में कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। तो अब ये तो इसका पहला साल है और ऑब्वियसली WHO ने भी कह दिया है कि ये अब एंडेमिक हो जाएगी और हमें इसके लिए ट्रेनिंग्स करानी पड़ेगी और उसकी ज़रूरत ऑब्वियसली हमारे जो गवर्नमेंट के सेटअप पे इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको शायद हमें इसी पैटर्न पे फॉलो करना चाहिए जिस बैठ के चलेंगे तो हम आगे अपने जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको बेहतर तौर पे ट्रेन कर सकते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर उमर कलीम, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या जो हमारी होम क्वारंटाइन पॉलिसी है, जो हमारी हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट पॉलिसी है, उसके अंदर क्या हम पेशेंट की जो अवेयरनेस है कि क्या हम उनको इतना एनेबल कर रहे हैं, क्या हम उनको इतना समझा रहे हैं कि अगर कभी ऐसी ज़रूरत या नौबत आ गई कि उनको हॉस्पिटल से घर में क्वारंटाइन करना पड़े तो वहाँ पे उनको वो अपने खुद इलाज कर सकें। इसमें क्योंकि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है हमारी आवाम का वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है जी। तो जहाँ पर तो लोगों की एजुकेशन का लेवल ठीक है और लोगों के पास रिसोर्स अवेलेबल है, वहाँ पे उन लोगों को समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे अगर किसी पेशेंट को हमने रखना है, उसके घर में वो अपने एक अलग कमरे में रह सकता है, अलग वॉशरूम यूज़ कर सकता है और उसका एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन है, तो उसको हमें चीज़ें समझाने में और जो डिलीवर करने में, कम्युनिकेट करने में बहुत आसानी रहती है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर एक ऐसे किसी शख्स को ऐसा बीमार हो जाए जो जिसके घर में कमरा ही एक हो या 2 कमरे हों, तो उसके लिए ऑब्वियसली होम आइसोलेशन एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। बजाय उसकी ज़िंदगी को आसान करने के आप उसकी ज़िंदगी को मुश्किल कर देंगे। सही। तो इसमें हमें ये बहुत ज़्यादा देखना चाहिए कि जी आया उन लोगों को जिनको हम होम आइसोलेट कर रहे हैं, क्या बैक एंड पे उनके पास ये रिसोर्स है कि नहीं। ऑब्वियसली लॉकडाउन्स अब खुल गए हैं तो नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ेंगे और ये आप भी जानते हैं कि हमारे कोई भी हॉस्पिटल जितने मर्जी हम फील्ड हॉस्पिटल्स बना लें, हमें एक स्टेज पे होम आइसोलेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा, जो कि अब से शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने।
तो उस के लिए क्योंकि मैं एजुकेशन देख जो रहा है, हूँ कि जिस तरीके से जो पीक आ रही है ना अभी, तो क्योंकि इट विल टेक 15 days टू रियलाइज द एनालिसिस फॉर द अपकमिंग पेशेंट्स जो हमारे पास जी पेशेंट आ बिल्कुल रहे हैं। डेफिनेटली उनका डेटा 1 week एंड आफ्टर 15 days यू विल एनालाइज इस वीक में कितने पेशेंट्स आए एंड देन नेक्स्ट वीक कितने आए, और देन यू कैन कंपेयर विद द प्रीवियस डेटा। तो जी व्हाट डू यू बिल्कुल थिंक ऐसे ही है। हमारी ईद और आगे जो चीजें हैं उसमें क्या देखते हैं? नंबर ऑफ केसेस सिंस क्लिनिक्स भी हम लोग कर रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ केसेस मैं ये देख रहा हूँ कि फीवर के साथ, फ्लू के सिम्टम्स के साथ, सोर थ्रोट के साथ ये एकदम से बहुत बढ़ गए हैं। ओके। और हमारी जो हमने स्टिग्मा अटैच कर दिया है इसके साथ, डिजीज के साथ, हम्म जो लोगों के अंदर लोग टेस्टिंग की तरफ जा नहीं रहे। हम्म ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट सेटअप में आता है उसको तो हम कैटर फॉर कर लेते हैं कि जी आप ये टेस्ट कराएं, ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक्स पे जीपीज की तरफ से जो रेफरल्स आ रहे हैं, उनके अंदर ये देखा जा रहा है कि वो पेशेंट को काउंसल करने में नाकाम है कि जी आप टेस्ट करा लें। ऑब्वियसली हमें पता है 90% लोगों के अंदर डिजीज़ की वो सेवेरिटी नहीं होती, तो लोग इस चीज़ को बॉदर नहीं कर रहे। लोग ये समझ रहे हैं कि हमें मसला हो गया, हम ठीक हो गए, कोई मसला नहीं, हमारी ज़िंदगी सुकून में है। हम्म लेकिन एट द सेम टाइम वो इस चीज़ का इदराक नहीं रख रहे कि हम इसको आगे स्प्रेड कर सकते हैं किसी ऐसे बंदे को जो जिसके लिए कि डिजीज़ सीरियस हो जाए। तो इस चीज़ का इदराक हमारी पॉपुलेशन में बहुत कम है, और इसका आई एम अफ्रेड कि ये हमें आगे 2 हफ्ते में काफ़ी बड़ा लॉस भी हो सकता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, जो डिजीज़ की विरुलेंस है और जो हमारा डेथ रेट्स अभी तक कंट्रोल जा रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसे ही चलता रहे और हम इससे निकल आएँ। सही। लेकिन ये कि देखने में ये लग रहा है कि ये जिस आपकी बात है वो सही साबित होगी। अच्छा अच्छा, मुझे हम अब टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में लेना लाजमी चाह रहा था, बिकॉज हमने कल भी सेशंस किए फैमिली फिजिशियंस के साथ भी, और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के जो हमारे लीडिंग कंसल्टेंट थी डॉक्टर लुबना मिराज, उनके साथ भी किया है सेशन। और देन हमारे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट जो थे इस्लामाबाद से, उनके साथ भी सेशन किया है। तो पब्लिक परसेप्शन और फिर उनकी जो एंगेजमेंट है एंड देन द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर इज नॉट गोइंग टू टेल अस कि कोई विक्ट्री होगी। हमें यही वो सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि हम जो है ना वो अलर्ट ही रहें। तो थैंक यू फॉर दिस ओपिनियन। अच्छा, मेन टॉपिक की तरफ आएंगे, ऑक्सीजन थेरेपी की तरफ। तो आप हमारे यंग कंसल्टेंट्स को, जो यंग हमारी जनरेशन है, हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, एक कब जरूरत पड़ सकती है एक पेशेंट को ऑक्सीजन की? इसमें देखें, हमें क्योंकि पेशेंट को इनिशियली जब पेशेंट ऑक्सीजन डिप्राइव्ड होता है इस कंडीशन में, कोरोना कोविड-19 के अंदर, तो उसके अंदर उसको खुद इस बात का एहसास नहीं होता, वो डिस्कनेक्ट नहीं होता, उसको सांस कम आने की फीलिंग नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन स्टिल उसकी जो है वो फॉल कर रही होती है। तो हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, हमें ये बात आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि इस पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम तो नहीं हो रही। ऑब्वियसली वो हम देख के मरीज को आइडिया नहीं कर सकते, हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए उसके लिए। एक छोटा सा आला आता है, जिस तरह ब्लड प्रेशर का आला होता है, इसी तरह एक आला है, उसे पल्स ऑक्सीमीटर हम बोलते हैं। ठीक है। और हमारे हाउस फिजिशियंस को, पीजी ट्रेनीज को इसका अच्छा तरह से यूजेज का पता है। उसके साथ हमें हर पेशेंट की सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स चेक कर लेने चाहिए, और अगर उसमें सैचुरेशन लेवल 93% से कम आ रहे हैं, तो वो पेशेंट, वो कैंडिडेट्स हैं जिनको हम कहते हैं कि जी इनको ऑक्सीजन के ऊपर हमें कुछ ना कुछ टाइम के लिए रख देना चाहिए। ऑब्वियसली ऑक्सीजन, अगर हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर यही रह जाता है कि हम पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट देख के कुछ आइडिया कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत वाइडली स्प्रेड और कॉमन सी चीज़ है पल्स ऑक्सीमीटर, और इसके यूजेज को भी हमें प्रोमोट करना चाहिए। इवन जो हम अपने पेशेंट की स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं हमारे स्क्रीनिंग क्लिनिक्स के अंदर, हमारे हॉस्पिटल्स में फिलहाल इसका यूजेज नहीं हो रहा, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली, होम आइसोलेशन की बात हो रही थी, होम आइसोलेशन के अंदर भी इसका यूज़ बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये किस तरीके से अगर किसी की सैचुरेशन फॉल कर रही है तो हमें फौरी तौर पे उसको हॉस्पिटल में
बुला लें या उसको दाखिल कर लें। अगर एक माइल्ड केस है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ डॉक्टर उमर, अगर एक माइल्ड केस है जो सिर्फ पट्टू का खिंचाव है, जोड़ों का दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी का दर्द हो रहा है, हल्की हल्की खांसी है और सांस में थोड़ी सी तलखी है, हल्की सी तलखी है, और उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो अगर 90% है और एंजाइटी लेवल अगर इंक्रीज होता है तो शायद थोड़ी सी नीचे आ सकती है, बट अगर कितने लेवल पे हो तो वो हॉस्पिटल फौरी तौर पे आए और कितनी देर इंतजार करें? देखें, जिसकी भी इसमें एग्जैक्टली देखें, एक नई बीमारी है, एग्जैक्ट गाइडलाइंस किसी भी फॉर्मेट की अवेलेबल नहीं है। अमेरिकन गाइडलाइंस डिफरेंट हैं, यूरोपियंस डिफरेंट बात कर रहे हैं, हमारा एज ए पाकिस्तानी डिफरेंट इसके अंदर ओपिनियन होगा। हम लोगों ने अपने भी केसेस देख लिए हैं। मेरा ये ख्याल है कि 92 to 93% जो सैचुरेशन है वो उसे कट ऑफ वैल्यू रखना चाहिए। उससे कम अगर किसी की सैचुरेशन आ रही है तो उसको कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि उसको हॉस्पिटल के अंदर रखें। ऑब्वियसली हमने देखा है 85, 88 तक पेशेंट्स बहुत स्टेबल रहते हैं और बाज़ औक़ात 1-2 दिन के बाद आरामी से उस कंडीशन से निकल भी आते हैं। सही। लेकिन खुदा ना खास्ता यही वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी सैचुरेशन फर्दर भी ड्रॉप कर सकती है। स्टिल मैं आपको फिर यही बात कहूँगा, इसमें 2 चीज़ें हैं मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, वो बड़ा अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ये लास्ट वाले कर। उसमें ये चीज़ है कि ये सारी चीज़ें जो हम पल्स ऑक्सीमीटर्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ मॉनिटरिंग, ये सारी की सारी ब्लूटूथ के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए इसका डाटा सारा ट्रांसमिट भी हो सकता है किसी हॉस्पिटल को या सेंट्रल प्लेस को, जहाँ पे डॉक्टर्स फौरी तौर पे डिसाइड कर लें कि जनाब अब आपको आने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी फ़ोन हर एक बंदे के पास है। वेरिएशन उसकी 24 घंटे में कितनी रही है या पिछले 12 घंटे में उसकी वेरिएशन कितनी है? बिल्कुल। ठीक है। तो एट द सेम टाइम डिफरेंट चीजें और भी देखनी चाहिए इसके साथ, सिर्फ पल्स ऑक्सीमीटर्स का एक क्राइटेरिया नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट भी पेशेंट का बढ़ना चाहिए, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो, उसके साथ फिर हम ये फैसला कर लेते हैं कि जिस पेशेंट को अभी ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर हमें रख देना चाहिए। थोड़ा सा सर फिगर्स भी हमें बता दें, डिजिट्स बता दें कि रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए और रेस्पिरेटरी रेट अगर 20 से ऊपर चला जाता है और अगर सैचुरेशन 92 से कम हो जाती है और हार्ट रेट 100 से ऊपर चला जाता है, दैट मीन्स के पेशेंट को हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है, उसको वो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई है और उस पेशेंट को ऑक्सीजन हमें लगानी चाहिए। ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो कम हो रही है, हाइपोक्सिया हम उसको कहते हैं। जी, हाइपोक्सिया से हम कहते हैं। ठीक हो गया। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा हम एडवांस केस की तरफ जाते हैं। आपने क्योंकि अभी रात की ड्यूटी भी करनी है तो हमें थोड़ा सा मॉडरेट केस का और जो सीवियर केस का बता दीजिएगा, और इसके साथ ये कि क्या जो पेशेंट्स एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, दमे के जो मरीज हैं, उनके अंदर नेबुलाइजेशन करनी चाहिए या ऑक्सीजन थेरेपी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और मॉडरेट और सीवियर केसेस के अंदर ऑक्सीजन कितनी मिकदार में देनी चाहिए, यानी कितने लीटर ऑक्सीजन जो है उसका जो टर्मिनल है वो कितने लेवल पे रखना चाहिए हमें? जी, मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो ये बात मैं क्लियर कर दूं, एस्थमा जो आपने बताया, एस्थमा के उसका ट्रीटमेंट ऑक्सीजन नहीं, इसका ट्रीटमेंट ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स जो हमने देने हैं वो हम आमतौर पे पेशेंट को जब हम कहते हैं कि जी नेबुलाइज्ड फॉर्म में दें, वो नेबुलाइज्ड फॉर्म में इस कंडीशन में नहीं देने चाहिए। आमतौर पे पेशेंट को पाउडर्ड मीटर डोज जो होते हैं इनहेलर्स, जिस रिबुलाइजर्स के साथ वो दिए जा सकते हैं पाउडर फॉर्म के अंदर, तो उससे ये है कि वो स्प्रेड, वायरस का स्प्रेड नहीं होता और वो एरोसोल फॉर्म इख्तियार नहीं करता। एक तो एस्थमा के पेशेंट्स के लिए ये इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू। दूसरा, ऑक्सीजन देने की डिफरेंट मोडेलिटीज हैं। ऑक्सीजन हम आमतौर पे किसी भी पेशेंट को जब लगाते हैं तो इनिशियल हमारी कोशिश होती है कि 1 to 6 लीटर्स ऑक्सीजन दें वाया नेजल प्रॉन्ग्स। नेजल प्रॉन्ग एक चीज होती है, छोटे से उसके अंदर पाइप्स होती हैं जो नाक के अंदर घुस जाते हैं, छोटी सी नालियां होती हैं, उसके जरूर जी, उससे हम कोशिश होती है नेजल प्रॉन्ग्स के थ्रू ऑक्सीजन स्टार्ट की जाए और हमारा टारगेट होता है कि मिनिमम पॉसिबल के ऊपर हम 92% सैचुरेशन से ऊपर चले जाएं। इसके बाद अगर पेशेंट मेंटेन नहीं करता तो ऑब्वियसली हम फेस मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस मास्क की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये 3 तरह से आते हैं। सिंपल फेस मास्क होता है और एक रीब्रीदर फेस मास्क होता है विद रेजरवॉयर, और एक नॉन रीब्रीदर होता है। ये डिफरेंट FiO2s डिलीवर कर रहे होते हैं, तो फिर हम इनके अंदर से चूजिंग करते हैं। अगर हमने
5 to 6 लीटर ऑक्सीजन से ऊपर जाना है, किसी की सिचुएशन मेंटेन नहीं हो रही, तो हम फिर सिंपल फेस मास्क यूज करेंगे, या हाई फ्लो अगर हम देना चाह रहे हैं, उससे FiO2 ज़्यादा देना चाह रहे हैं, तो हम फिर लेजर वायर्स के साथ जो मास्क हैं वो इस्तेमाल करने शुरू करेंगे। ऑब्वियसली पेशेंट जब उसके ऊपर भी मेंटेन नहीं करता तो फिर हम वेंटिलेटर्स की तरफ मूव कर जाते हैं। सही, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आज एक मैंने एक फेसबुक के ऊपर हमारे एक डॉक्टर कोलीग हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 12 से 14 लीटर जो है वो ऑक्सीजन पेशेंट्स को जा रही है। तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि कितना डेंजरस हो सकता है ये ऑक्सीजन, अगर हैवी मिकदार में या अनकैलकुलेटेड मिकदार के अंदर जो है वो अगर पेशेंट को दी जाए। इसमें एबीजीज और वीबीजीज का क्या रोल हो सकता है पॉसिबल? डॉक्टर उमर कलीम। जी, इसमें ज़ाहिर बात है, हम जब भी ऑक्सीजन थेरेपी किसी को किसी भी फॉर्म में दे रहे होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम उसका जो रिस्पांस है वो भी चेक कर रहे हों। तो हमने ये ज़रूर एबीजीज करके पेशेंट को चेक करना होता है कि जी आया उसके जो ब्लड में सैचुरेशन लेवल है और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी नॉर्मलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये तो उसका एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम ये मेजर करते हैं कि हमारी जो थेरेपी है वो कितनी इफेक्टिव हो रही है। जहाँ तक बात है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने की, वो उसमें सिंस पेशेंट को हम ऐसी कंडीशन में ही ऑक्सीजन लगाएंगे जिसके अंदर पेशेंट को हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी, तो वो 15 लीटर्स तक सेफ लिमिट है। उससे ऊपर यानी कि इस हद तक देना उसके अंदर जायज़ है और वो डेंजरस पेशेंट के लिए नहीं होगी। लेकिन स्टिल मैं आपको फिर वही बात कहूंगा कि हमने ये देखना है कि हमने पेशेंट की सैचुरेशन 92 पे लाई, वो जिस ऑक्सीजन के फ्लो के साथ आ रही है, लेट्स से वो 40% FiO2 हम डिलीवर कर रहे हैं वाया फेस मास्क और 6 लीटर ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर उससे नहीं हो रहा फिर हम इसको एक स्टेप ऊपर ले जाएंगे और फिर एक स्टेप ऊपर। तो अगर ये चीज मेंटेन हम कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन डेंजरस पेशेंट के लिए नहीं होगी। हाँ जी, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके अंदर हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे दें, जैसे COPD है, उसके अंदर हाइपोक्सिक ड्राइव होती है पेशेंट की, और अगर उसके अंदर हम ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दे दें पेशेंट को और उसकी सैचुरेशन लेवल इनहेंस कर दें तो उसका सांस रुकने की कहीं ना कहीं एक खदशा होता है। तो उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन का देना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। सही, ठीक हो गया। Thank you so much, Dr. Umar Kaleem, for your valuable time. I think हम कंटिन्यू करते हैं अब डॉक्टर अरशद जमील की तरफ, और वो हमें फिर यूके का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। Once again, Dr. Umar Kaleem, I'm very thankful for your kind gesture, और I hope कि जो डॉक्टर उमर कलीम ने बातें की हैं वो हमारे यंग जो फेलोज हैं और जो हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं वो उनको इन बातों पे अमल करेंगे और पेशेंट के लिए एक सेफ डॉक्टर बन के सामने आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर अरशद जमील हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर उमर कलीम की गुफ्तगू सुनी और उनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के हेल्थ केयर सेटअप के ऊपर भी, और आप भी काफ़ी पाकिस्तान के अंदर भी रहे, सऊदीया में रहे, और फिर यूके का एक्सपीरियंस अब आपके पास आ गया, और उस वक्त आया जब एक एपिडेमिक जो है वो चल रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? Thank you so much, Asif. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Umar साहब ने जो बातें की, that was quite excellent approach toward patients. और ये है कि when I'm thinking basically we are considering this session is for our junior doctors. तो हमें ये है कि उन लोगों को एटलीस्ट बताना है how we basically need to approach the patients if a patient is in a quarantine state, कि अगर वो हॉस्पिटल में क्वारंटाइन है तो फिर आपने उसकी इवैल्यूएशन क्या करनी है, and when the patient is basically eligible for referral to hospital for some higher centers कि उसमें कौन सी ऐसी कंडीशन होगी. Otherwise approach was quite fine. Although we have some specific guidelines here in UK which we are following. मुझे नहीं आइडिया था, डॉक्टर साहब ने जो बात की कि पाकिस्तान में भी गाइडलाइंस वो एस्टैब्लिश नहीं हुई, but the things were quite clear. वो जो बातें कर रहे थे it's like same, वही सेम गाइडलाइंस हैं यहाँ पे, but
what I would like to suggest, I will start from basically a person who is in quarantine, like even if, for example, he's in a home quarantine or in a hospital-based quarantine. तो मैं ये समझूंगा, what basically is the criteria to put a patient on quarantine? Is the simple thing is basically a patient like having fever. If the temperature is more than 37.8 degrees Celsius sort of thing, along with respiratory illnesses, के patient में nasal congestion है, along with anosmia, के patient की sense of smell loss है, with myalgia sort of thing, के backache है, myalgia उसको हो रहे हैं, you should have to quarantine him or her. Other than this कि उसकी investigation हुई है या नहीं. It will take time because probably it will take 1 day to just take samples, throat and nasal swabs and all these sort of things, and later on the result will come back in 2 days. We can't let the patient go out for 3 more days to just, like, it will be a risky for all the population, like in community. अच्छा डॉक्टर अर्शिद, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा. मुझे एक थोड़ा सा माइंड में जो मेरी बात खटक रही है कि अगर पाकिस्तान सेटअप के अंदर जहाँ पे यानी रूम्स कम हैं और लोग ज़्यादा होते हैं, अफराद ज़्यादा होते हैं, तो अगर वो एक कमरे के अंदर 3 लोग हैं और उसमें से एक कोरोना पॉजिटिव है, तो क्या ऐसी चीज़ वो कर सकता है कि जिससे वो जो बाकी 2 हैं वो प्रोटेक्टेड रहें? It's extremely difficult. He should have to move to hospital-based quarantine. जो गवर्नमेंट ने क्वारंटाइन किए हैं, he should have to move there. Otherwise, he'll spread. Initially, जो transmissibility phase है, it is just like initial in 1 week, starting from 5th to 5th to 7th day. Typically, is the transmissibility phase of this virus. Or अगर if he will stay in that same home and he is utilizing with the same like sort of environment, सारे घर वाले रिस्क पे होंगे. और एज फैक्टर बड़ा काउंट करता है, कोमॉर्बिडिटीज काउंट करती हैं, अगर अंडरलाइन कोई लंग पैथोलॉजी है वो काउंट करती है, प्रेग्नेंट लेडीज दे आर ऑन रिस्क एज वेल. तो ये सारी चीजें जो है वी शुड हैव टू जस्ट कंसिडर देम. और उस पेशेंट को हमें क्वारंटाइन करना ही है. बेसिकली द थिंग व्हिच काउंट्स, वी शुड हैव टू कन्विंस देम कि आप अगर पॉजिटिव हैं, you should have to move to the quarantine that is being arranged by the government in hospitals or in even the universities and colleges as well. तो उसको आपने उस क्वारंटाइन एनवायरनमेंट में लेके जाना है. ठीक है, ओके. हमने क्वारंटाइन उसको अगर हॉस्पिटल में भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि हमें तो उन्होंने कैद में डाल दिया जी, मुझे तो कुछ सिम्टम ही नहीं है, हल्की सी खांसी है, मुझे हल्की सी खांसी है, मुझे तो आपने मैं घर में रह सकता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट ये पेशेंट्स को? I do believe, Dr. Asif, we need to just make a sort of awareness program for the patients who are being quarantined. जो डॉक्टर साहिबान वहाँ पे ड्यूटी पे हैं, at least they should have to make a session with all the patients. एक ही वार्ड में खड़े होकर at least he can convince all the patients who are staying over there, and we should have to tell them the phases of corona, basically how basically corona is entering in the body and how it crosses the phases. We should have to explain them that the coronavirus has incubation period of almost 7 days to 14 days. ये सेशन भी तो उसी का एक आगाज है, उसी चीज. I can explain to all my junior doctors. आपकी हर जगह जाएगी और एटलीस्ट बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रुप इसको सुनेंगे. बिल्कुल, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे जूनियर कोलीग्स, मैं ये समझ रहा था कि जूनियर कोलीग्स मेरे डॉक्टर्स ही उसको सुनेंगे, लेकिन कम्युनिटी के लिए मैं ये बता दूं कि कोरोना वायरस का जो इनिशियल फेज होता है, दैट्स इंक्यूबेशन फेज. उसमें ये होता है कि वायरस ब्लड के अंदर ग्रो कर रहा होता है, बट इट इज नॉट क्रिएटिंग टिपिकल सॉर्ट ऑफ फीचर्स. तो आपको सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे होते, वो अपनी फौज बिल्ड कर रहा होता है आपके ब्लड के अंदर. और उसमें क्या होता है कि वो जो 7 days to 14 days का पीरियड होता है, उसमें वो विरुलेंस, जिसको डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, विरुलेंस बिल्ड हो जाती है. आपकी इम्यूनिटी अभी तक उसके अगेंस्ट बिल्ड नहीं हुई होती. जो सेकंड फेज आता है आफ्टर 14 days, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फीचर्स. उसको हम प्रोड्रोमल फेज कहते हैं. ठीक है, वो होता है फॉर ऑलमोस्ट 7 to 8. हमारे पास अभी तकरीबन 8 मिनट हैं इस सेशन के लिए जी. तो उसमें जो होगा प्रोड्रोमल फेज जो होता है, इट ऑलमोस्ट लाइक फॉर 7 to 8 days. और उसके बाद जो होता है, इसके बाद लाइक डिपेंड करता है कि पेशेंट रिकवरी फेज में जाता है या कॉम्प्लिकेट करता है. अब इसके आगे क्या फेजेस चलते हैं, मैं प्रोड्रोमल से आगे लेके जा रहा हूँ. इफ पेशेंट कॉम्प्लिकेट्स, पेशेंट डेवलप्स निमोनिया. Number 1, is it a mild sort of pneumonia or patient is developing like serious and severe sort of pneumonia? Second thing, if he has developed pneumonia, the patient can develop ARDS, acute respiratory distress syndrome.
patient can develop septicemia and patient can lead to multi-organ failure along with septicemic shock. So these are phases. अगर तो वो incubation और prodromal phase से recover कर जाता है, जैसे हमारे mostly patients recover कर रहे हैं, and that's it's fine. लेकिन अगर वो patient, आप मैं quarantine में जो डॉक्टर साहब ड्यूटी कर रहे हैं, just observe your patients. If their respiratory rate is crossing, डॉक्टर साहब जो 20 की फिगर बता रहे थे, that is for the mild sort of pneumonia, because if it is crossing 20 to 24, it's sort of mild pneumonia. But if it is reaching 30, he is developing severe sort of pneumonia. Second thing, if he is having respiratory distress sort of thing, even if you have oxygen saturation, you can measure oxygen. If he is dropping oxygen, जो cut value है, जो NICE guidelines हैं, that is 92 to 96%. हमारी guidelines जो हैं, we are just managing with 92 to 96. Other than the COPD patients, COPD patients, आप कंटिन्यू रखें इसको, no issues, ठीक है? हाँ जी, COPD patients जो हैं, में 88 to 92% है, we should have to maintain it. तो फिर ये होता है कि आपने टेम्परेचर उनका मॉनिटर किया, ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया, आपने उसकी पल्स रेट मॉनिटर की, एंड देन ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड रेस्पिरेशन, एंड यू हैव डिसाइडेड द पेशेंट हैड डेवलप्ड सीवियर निमोनिया, and then you have to refer the patient to tertiary care center or secondary care center where he is eligible to take oxygen. ठीक है, तो ये दूसरा फेज है. हाँ, अब दूसरा फेज के अंदर अगर वो मॉडरेट और सीवियरिटी के अंदर डेवलप होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की हमें जो जरूरत है वो कब स्टार्ट होती है? देखिए, जब आपका 4 मिनट्स में कंक्लूड कीजिएगा. जब आपका पेशेंट डीसैचुरेट करना शुरू कर देता है एट एनी लेवल, इफ ही इज डीसैचुरेटिंग लाइक इवन लेस देन 92, और दूसरी चीज, एक और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऑलवेज से योर पेशेंट टू जस्ट डू सम वॉक एंड एक्सर्शन. Usually the patient on sitting, they are not dropping their oxygen saturation while they drops their oxygen saturation during exertion. जब वो walk करेगा, and if it deteriorates, then probably he need oxygen. Or always you start with the low dose oxygen, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे. There are different, जैसे हम nasal prong से start करते हैं, we can go to a mask and then rebreather mask. Here we are using Venturi masks as well, जो FiO2 जो है हम typical sort of amount जिसमें हम दे सकते हैं. Start with 1 liter through nasal prongs, but you should have to use it nasal gauge, pressure gauge आपने उसमें जरूर यूज करनी है. कितने आवर्स तक हम 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर दे सकते हैं? आवर्स बता दीजिएगा. पेशेंट की रिकवरी पे डिपेंड करता है. इट इज नॉट द मैटर दैट आप 1 घंटा देंगे या 2 घंटे देंगे. यू हैव टू जस्ट गिव the direction to the nurses or healthcare assistant कि आपने regularly monitoring करनी है after 2 hours to 4 hours. If patient has maintained to 93% for example, you can hold it or you can wean it off. Like patient आपका 2 लीटर पे चल रहा है, wean off to 1 liter and then wean off to on air. आप ऐसे करके उसको मॉनिटर करेंगे. हर 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आप उसके वाइटल्स मॉनिटर करेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करेंगे. If he or she is maintaining oxygen saturation, you can wean the oxygen off. अगर वो 2 और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आज का जो मेरा कांसेप्ट था, मैं आपको वो कितने देर के लिए हम देखेंगे, लाइक वो कितने देर तक देखने के बाद हम अंदाजा लगाएंगे कि अब इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, अब जरूरत इसको है कि कंटिन्यू रखें? देखें, वो आप रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे. इट डिपेंड्स अपॉन द डिजीज सिवियरिटी. आप हर 2 से 4 घंटे के बाद वाइटल्स मॉनिटर करते हैं. इफ डिटीरियोरेट्स, यू कैन रीस्टार्ट ऑक्सीजन. और आप पेशेंट को डिस्चार्ज तब करेंगे when he is off oxygen for whole 24 to 48 hours. ठीक है. That's a criteria over there. लेकिन very important thing which I need to discuss and which I need to tell my junior doctors. हमारे पास अभी 4 मिनट हैं डॉक्टर साहब. Okay. So very important thing is, मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर हम प्रेशर गेजेस सिलेंडर्स के साथ नहीं मिलती हमें, तो हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हम कितनी ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. आप जब नेजल प्रोंग यूज करते हैं या नेजल कैनुला जिसे आप कहते हैं, आप यूज करते हैं, यू कैन नॉट क्रॉस 4 लीटर्स इन वार्ड. आपका जो कोहर्ट बे है जिसमें सस्पेक्टेड या आपके पॉजिटिव पेशेंट्स पड़े हुए हैं, इफ यू विल क्रॉस 4 लीटर्स, इट इज हाई प्रेशर एरिसोल जनरेटिंग and you are making yourself and all other who are suspected patients on risk of getting COVID positive. आपने उसको लो डोज पे रखना है, यानी 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर. जब 4 लीटर से ऊपर आपका पेशेंट डिमांडिंग हो जाएगा, यू हैव टू स्विच टू आइदर वेंचुरी मार्क्स कि आप उसमें FiO2 फिक्स कर दें
कि वो 28%, 35%, 40% या जितना भी होगा, ये 60% मैक्सिमम जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, हम उसमें 8 लीटर्स, 10 लीटर्स और 15 लीटर्स तक जा सकते हैं थ्रू वेंचुरी मास्क, कि आप वो फिक्स हो जाए आपकी FiO2, या आप रीब्रीदर मास्क की तरफ चले जाएं कि आप मास्क लगा लें पेशेंट, अदर देन दिस कि वो उसमें एरिजोल जनरेटिंग प्रोसीजर नहीं हो और वो स्प्रेड नहीं होगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी पेशेंट नेजल प्रोंग के साथ ऑक्सीजन ले रहे हैं, दे शुड हैव टू वियर मास्क, सर्जिकल मास्क, सिंपल, कि अगर वो ले भी रहे हैं तो एटलीस्ट वो स्प्रेड नहीं कर रहे होंगे, अगर वो एरिजोल जनरेटिंग है भी सही किसी लेवल पे तो। ठीक है, क्योंकि नेजल प्रोंग का यही एडवांटेज है कि लोग मास्क यूज कर सकते हैं। सही, ठीक हो गया। और वेंटिलेटर का कुछ बता दीजिएगा 1 मिनट के अंदर हमें कि उसकी जरूरत कैसे और कितनी। वेंट मैनेजमेंट तभी होता है जब आप, एक तो हमारे पास मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब जो बता रहे थे ABGs हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं थ्रू ABGs एंड BBGs, arterial blood gases। हम हर वो जो पेशेंट डिटीरियोरेट कर रहा होता है, एंड इफ even the patient if not maintaining oxygen saturation, we usually use to just judge through arterial blood gases to check actual partial pressure। so जब वो hypoxemic level पे जाएगा, जब वो usually these patient develop type 1 respiratory failure, तो उनके लिए हम यहाँ पे जो मेथड यूज होता है, we always go for CPAP, we are not going for BiPAP। तो आप टाइप 1 फेलियर जब आता है तो CPAP, and it's the level of ITU sort of management, we have to inform ITU setups and they will arrange this ventilator, and there is certain criteria कि किन पेशेंट्स को हमने चूज करना है for that specific sort of thing। I think it's a tertiary level care management, no, we don't need to discuss at this moment। ठीक है, सही हो गया। तो जी, One more thing, कोई एक मैसेज जो आप यंग डॉक्टर्स को देना चाहते हैं, या कोई ऐसी बात जो उनके लिए फर्दर मुफीद हो? मैं अपने colleagues को जरूर ये बताना चाहूंगा, don't miss your cases, don't think the patient is having mild symptoms and he is not going to feel like complications later on। Patients, I have seen a lot of patients who are developing very severe multiple organ failures with complications, respiratory failure sort of things, even the patients are quite stable today, he can develop these sort of things tomorrow। आप उनको क्वारंटाइन में, and another important thing is monitor and daily observe your patients multiple times। आप अपनी नर्सेज को ट्रेन करें, आप अपने कोलीग को, जूनियर कोलीग्स, और एक और मजे की बात, अगर आप नहीं वहां पे जा सकते, चूज अ सिंगल पेशेंट, थोड़ा लिटरेट पेशेंट है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू चेक ऑक्सीजन सिचुएशन। इफ ही इज कोविड पॉजिटिव, ही कैन चेक ऑक्सीजन सिचुएशन फॉर ऑल द पेशेंट्स इन्वॉल्व्ड। अगर आपके पास PPE नहीं है, आप नहीं जा सकते, कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन सिचुएशन मॉनिटर करके आपको चार्ट दे सकता है, यू कैन ऑब्जर्व द चार्ट एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपने क्या करना है। दूसरी चीज, रेगुलरली मॉनिटर योर पेशेंट इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, टेम्परेचर मॉनिटरिंग and oxygen saturation। These are very important parameters to assess in all those patients who are being quarantined। और जो लोग रोना रो रहे हैं वो इसी वजह से रो रहे हैं कि उनको इवेल्युएट ही नहीं किया जा रहा। पेशेंट डिटीरियोरेट हो या ना हो, जब आप उनको एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे कि हमने आपको क्यों रखा हुआ है, तो पेशेंट के ज़हन में तो यही है कि I'm not having anything। Asif, I cannot hear you। Your mic is mute, I think। ओके, मैं सबको एक ही बात पे, आखिरी बात पे इख्तिताम करेंगे कि अवेयरनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और अपने पेशेंट्स को अवेयर करें और उनको अलर्ट करें कि वो अपने अलामात आने से पहले पहले आपको उन अलामात के बारे में आगाह कर सकें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अरशद जमील, और मैं दोबारा डॉक्टर उम्मी करीम का शुक्रगुजार हूँ। दोबारा एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।